नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइरोस यूपीएससी में राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। जैसा कि आपको पता है, हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व ऑन। चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि नो टोबैको डे कौन से दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि यूपीएससी फ़िलहाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सा दिन कौन सी डेट को मनाते हैं। व्हेन वी सेलिब्रेट द पर्टिकुलर डे वी नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है 31 में। अब आपको याद कैसे रखना है, जैसे कि आपको पता है, अगर आप किसी को भी बोलोगे कि भाई तू टोबैको छोड़ दे, क्विट टोबैको, तो वो क्या बोलता है, बस अभी करता हूँ। या ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये महीना आखिरी है, अगले महीने से मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मंथ एंड में मैं छोड़ देता हूँ। मंथ एंड में, ठीक है, तो हमें याद रखना है मई महीने की एंड यानी कि आखिरी तारीख, और मई महीने की आखिरी तारीख कौन सी होती है, 31 मई। ठीक है, चलते हैं आगे, इसी के बारे में हम देखते हैं। तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी ज़्यादा डिटेल हम देख लेते हैं। तो ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है WHO के द्वारा। किनके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, और WHO हर बार इसकी एक थीम तैयार करता है और उसी थीम के बेस पे कोई भी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2023 की वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या है, यह थीम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। चलिए ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। चलिए, इन चारों में से कौन सी कंट्री लैंडलॉक नहीं है, यह आपको बतानी है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोत्सवाना, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी नाइजीरिया और ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे। ठीक है, एज यू नो दैट यूपीएससी हैज़ रिसेंटली आस्क्ड अ वेरियस इंटरनेशनल कंट्री एंड देयर बॉर्डर्स, वी नीड टू रिमेंबर इट। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बोत्सवाना का लोकेशन कहाँ है, नाइजर का लोकेशन कहाँ है, नाइजीरिया का लोकेशन कहाँ है और जिम्बाब्वे का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, देखिए हमें इतना तो पता है कि ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, लेकिन अफ्रीका कंटिनेंट एक छोटा तो कंटिनेंट है नहीं, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि अफ्रीका कंटिनेंट में ये चारों देश कहाँ पे आते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर जो है, इसका आंसर है नाइजीरिया। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर नाइजीरिया। अब हम चलते हैं अफ्रीका मैप के ऊपर। ठीक है, अफ्रीका मैप कहाँ पे है आपको पता है। अगर हम पूरी दुनिया का मैप देखते हैं तो बीचों बीच यानी कि सेंट्रल में हमें अफ्रीका दिखाई देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बोत्सवाना दिखाई देता होगा। ठीक है, यहाँ पे जिम्बाब्वे दिखाई देता होगा, ये दोनों लैंडलॉक है। यहाँ पे नाइजर दिखाई देता होगा, ये भी लैंडलॉक है जो कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पे है नाइजीरिया। ठीक है फ्रेंड, तो नाइजीरिया को समुद्र का एक्सेस मिलता है, इट कैन एक्सेस सी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जवाब बन जाता है नाइजीरिया। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्वॉन इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, रविंद्र मजूमदार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण के सेन, महेंद्र सिंह भाटी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये सीरीज़ है वो सिर्फ आपको यूपीएससी ही नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस में भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पर्सन ओरिएंटेड होंगे, लेकिन वो पर्सन ओरिएंटेड के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, देख लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर क्या होता है और उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है,
तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर कमेटी कंसिस्ट किया जाता है। ये 3 मेंबर की कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का एक कमेटी गठन करती है, और उनके बाद वो जो नाम रेकमेंड करते हैं उनके बेस पे प्रेसिडेंट उनकी अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आपको ये बताना है कि सीवीसी कमेटी, यानी कि सीवीसी जो है वो बॉडी कौन सी बॉडी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि सीवीसी कौन सी बॉडी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कुंभ म्यूजियम इज प्रपोज्ड बाय विच स्टेट। कौन से स्टेट ने डिजिटल कुंभ म्यूजियम के बारे में प्रपोज किया है? आपके सामने ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। चलिए इनका आंसर बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो इस बार कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश ने रेकमेंड किया है कि हम डिजिटल कुंभ म्यूजियम का इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ साथ इस म्यूजियम में माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपोसेट। आपके सामने ऑप्शन है पोलर मिशन, सैटेलाइट मिशन, वैक्सीन और मिसाइल। देखिए फ्रेंड्स, जब भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कई बार यूपीएससी बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछती है और बहुत ऊपरी सतह का क्वेश्चन पूछती है, बट फिर भी हमें कभी ऐसा लगता है कि इसको मैंने पढ़ा है पर एग्जैक्ट हमें याद नहीं होता है। तो ऐसे माहौल में हमें क्या करना है, ऐसे टाइम पे हम जब भी पढ़ाई करते हैं तब हमें सटीक से याद रह जाए, ऐसा कुछ इस वर्ड के साथ हमें रिलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सपोसेट। ठीक है, तो एक्सपोसेट क्या है फ्रेंड्स? एक्सपोसेट एक सैटेलाइट है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट है तो कौन सी सैटेलाइट है, कैसी सैटेलाइट है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। किन की सैटेलाइट है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। ये इंडिया का पहला और दुनिया का दूसरा, ठीक है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि पोलरीमेट्री मिशन क्या होता है। दैट मीन्स इट स्टडीड वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइटन एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एक्सरे को सोर्सेज के माध्यम से ये स्टडी करता है। ठीक है, इसके अलावा जो दुनिया का पहला है वो है नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर, जिसको IXPE के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको लॉन्च किया था 2021 में। ठीक है, और यह मिशन हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, तो हम देख लेते हैं। दिस पोलरीमेट्री मिशन विल हेल्प ऑब्जर्व पोलराइज्ड एक्सरे फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार एंड सुपरमेसिव ब्लैक होल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पहुंच गए हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको पता है कि हम करंट और स्टैटिक दोनों का हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सबसे पहला हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी is an essential feature that indicates that is a federal structure in or federal character in India। चलिए आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा सूटेबल है जो भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। चलिए आपको पहले कोशिश करना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, उसके बाद आपको वीडियो आगे देखना है। हम देखते हैं द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ओके, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तीसरा ऑप्शन है द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। और चौथा ऑप्शन है द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए फ्रेंड्स, देखने से ही आपको पता चल जाए कि बात कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर की और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी।
अब ऐसा की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारे इंडिया में हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहीं से भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रीजनल पार्टी से हो, वो नेशनल पार्टी से भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे सूटेबल नहीं लगता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन ये हर एक डेमोक्रेसी की बात होती है। हमें क्वेश्चन क्या डिमांड देखना है, क्वेश्चन की डिमांड यह है कि फेडरल कैरेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। चलिए फ्रेंड्स, हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या और कोई ऑप्शनल वालों के लिए यह एक इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें तैयारी करनी है यूपीएससी के जीएस पोर्शन की। और आपको पता है कि यूपीएससी जीएस पोर्शन की स्टडी में आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एवरीथिंग ऑफ समथिंग और समथिंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो इसी के तौर पे हमें ये क्वेश्चन अटेंड करना है। जैसा कि यहाँ पे स्टेट टर्म की डेफिनेशन पूछी है, तो हमारे सामने ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन ए, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफाइनेड टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। ऑप्शन बी बोल रहा है कि अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डिफाइनेड टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. ऑप्शन सी बता रहा है, a number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. और ऑप्शन डी बता रहा है, a society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and a इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल स्टेट की डेफिनेशन होगी ऑप्शन बी। ठीक है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। जैसा कि आपको पता है स्टेट टर्म की बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन ए, a representative government of a nation with federal structure. ऑप्शन बी दिया जाता है, a government whose head enjoys nominal powers. ऑप्शन सी है, a government whose head enjoys real powers. ऑप्शन डी है, a government limited by the terms of the constitution. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ढूंढना है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब। इसका मतलब ये होता है कि अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर। अब ऐसा की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसे देश है, कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम लागू है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रन कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आएगा नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, और ऑप्शन बी और सी में थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे कि यहाँ पे नॉमिनल पावर की बात कही गई है और यहाँ पे रियल पावर की बात कही गई है। अब जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और यूएसए दोनों में 2 चीज़ कॉमन है और 2 चीज़ डिफरेंट है। जैसा कि दोनों के वहाँ पे प्रेसिडेंट है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट की चलती है और इंडिया में पीएम की चलती है। मतलब यहाँ पे जो पावरफुल है वो पीएम है और अमेरिका में जो पावरफुल है वो प्रेसिडेंट है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सरकार के ऊपर एक प्रकार से हमें नियंत्रण लगाना है कि सरकार एक लिमिट से ज़्यादा अपने सिटीजन्स के ऊपर ना तो कोई तौर तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है या फिर उनके फंडामेंटल राइट को कर्ब कर सकती है। चलिए चलते हैं हम आगे। इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। चलिए यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, लिबर्टी की ओर हमें देखना है। तो ऑप्शन डी दिया है अ कमिटेड जुडिशरी, ऑप्शन बी दिया है अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी दिया है इलेक्टेड गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है सेपरेशन ऑफ पावर। चलिए
इनका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? अ कमिटेड जुडिशरी? नहीं, कमिटेड जुडिशरी तो लिबरल डेमोक्रेसी में कहीं पे भी नहीं आती, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में हमारे सेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है या फिर फेडरल भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, हालांकि इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर्स में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यह दोनों में से कौन सा आंसर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप रियल एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ़ होती है, जैसे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपने निकाल दिए, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, यानी कि आपका कोई भी चांस 50-50 काउंट किया जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको क्वेश्चन अटेंड कर लेना है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। अगर सेपरेशन ऑफ पावर के तौर पे देखा जाए तो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यह दोनों अपने हिसाब से गवर्न होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ्ट गार्ड अगर कोई बेस्ट बताया जा सकता है तो वह है सेपरेशन ऑफ पावर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर आपको बता दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन आपको शांति से पढ़ना है और उसका सही आंसर देना है। यह एक मल्टी सेंटेंस क्वेश्चन है। सबसे पहला सेंटेंस बता रहा है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies, ठीक है। दूसरा सेंटेंस दिया है, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल, किनका नाम बताया है, श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके। और तीसरा सेंटेंस दिया है, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him or her in the event of him or winning all the constituency। इनका मतलब ये कह रहा है फ्रेंड कि अगर राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ रहे हैं और राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ रहे हैं, अगर दोनों जगह पे अगर राहुल गांधी जीत जाएंगे तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी। अब एक सीट छोड़ने के बाद, हालांकि चलिए हम मान लेते हैं उन्होंने अमेठी की सीट छोड़ दी, तो अमेठी सीट पे जो बाई इलेक्शन होगा वो बाई इलेक्शन का खर्चा राहुल गांधी की पार्टी देगी। जैसा कि आपको पता है फिलहाल इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सेंटेंस 3 जो है वो गलत साबित होता है। अब सेंटेंस 3 गलत साबित होने के साथ साथ हमारा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे करेक्ट चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले और दूसरे सेंटेंस की ओर। तो पहला सेंटेंस बता रहा है कि भारत में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ रहा हो। चलिए फ्रेंड्स, आज आपका होमवर्क है कि आपको पता है कि फ़िलहाल पिछले काफ़ी टाइम से आपको 2 जगह से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने की न्यूज़ मिलती है। जैसा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ौदा यानी कि वडोदरा और वाराणसी दोनों जगह से 2014 में इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। लेकिन हमें कभी भी 3 के बारे में नहीं सुनाई देता है। तो ये कौन सा लॉ है जो हमारे इंडिया में किसी भी कैंडिडेट को 3 सीट से लड़ने के लिए बाध्यकारी बनाता है या फिर उन पे प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत साबित होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, थैंक यू। हम ऐसे ही आते जाते रहेंगे, आपके साथ हर रोज़ मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए काइरोस यूपीएससी के साथ। थैंक यू।